ओके। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ लिया था। कल ये बुक में कल हम लोगों ने फ्रिक्शन पूरा पढ़ लिया था। पूरा तो नहीं, मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया था फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कल हमने तीन बातें पढ़ी थी कल की क्लास में। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना सर? कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना हमने पढ़ लिया था बच्चों, बोलो। फिर हमने ये देखा था, हाँ, फिर हमने एक ग्राफ भी देखा था, बढ़िया वाला एकदम शानदार ग्राफ देखा था, जिससे कि हमको सारी कहानी समझ में आ गई थी। ऐसा एक ग्राफ देखा था जिसमें कि हमने कुछ बातें समझी थी। यहाँ पर मैंने चेंज करवाया था, यहाँ पर हमने एफ अप्लाइड लिया था और यहाँ पर हमने फ्रिक्शन लिया था, है ना। ये थोड़ा सा एक चेंज था जो मैंने करवाया था। इस एक्सिस पे हमने फ्रिक्शन लिया था। फिर हमने क्या सीखा था? तो सर हमने ये सीख लिया था, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है सब कुछ यार। सब कुछ सही है ना? दोनों स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को शायद से। एक छोटे से मैं दिख रहा हूँ और बाकी व्हाइट स्क्रीन पे फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग दिख रहा होगा, है ना। तो अगर तुम लॉग आउट होके लॉग इन करो बेटा, मतलब तुम्हें ही प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष, तुम हो क्या क्लास में? बोर्ड कलर चेंज कर दो। अच्छा, क्यों चेंज करा रहे हो? अच्छा कलर है, बढ़िया, इसमें व्हाइट ब्लैक दोनों चलते हैं। यस्टरडे का, कल का लेक्चर क्लियर है? बोलो, कल का लेक्चर क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ। तो हमने ये देखा था कि फिर हमने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, में तो ऐसे लिख देता हूं कि स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, और हमने एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगाया F जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन, 1.9 न्यूटन और 3 न्यूटन, ऐसे हमने लगाया, और हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.8 न्यूटन। चलो, ऐसी सिचुएशन है हमारे पास में। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 1.9 होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स 1.9 है तो स्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? 2 न्यूटन लगेगा क्या? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब यस और नो में देना, ठीक है। स्टैटिक, मैंने कहा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने कितना लगाया सर? ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये हमने लगाया 1.9 न्यूटन। कितना लगाया? 1.9 न्यूटन। अगर एक्सटर्नल फोर्स 1.9 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 2 न्यूटन का है, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आना है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 न्यूटन, 1.9 न्यूटन, या नहीं निकाल सकते? बोलो। 1.9 न्यूटन होगी, ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की सारी पंचायत क्लियर होने के बाद में हम आगे चलते हैं। कुछ पेजेस ऐड कर लें अपन।
तो स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक तीनों फ्रिक्शन क्लियर है सर हमको, इनके क्वेश्चंस बनते हैं हमसे। अरे चलो ये नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते, क्वेश्चन तो अब बन जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्या अभी? अच्छा तो यार मैं थोड़ा सा कुछ आगे एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी अपन एकदम ब्लाइंडली क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो एक बहुत अच्छी चीज, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? ये क्या कह गए सर आप अंग्रेजी में? ये अर्थ है, ये एक अपन F फोर्स ले लेते हैं एट एन एंगल थीटा लग रहा है, m मास की बॉडी है और सरफेस पे फ्रिक्शन कितना है? What will be the minimum force required? What will be the minimum force required? Minimum force to pull the body of mass in. To pull the body. Excuse me. हाँ बताइए भैया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। क्या पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछा है। अब मान लो कि तुम ग्राउंड पर खड़े हुए हो और एक ये डब्बा रखा है, तुमसे घर वालों ने कहा कि बेटा इसको खींचो डब्बे को, तो तुम्हारी बुद्धि चलना चाहिए ना इतनी कि सर मिनिमम कितना फोर्स लगाए कि डब्बा मोशन में आ जाए, ये वैल्यू तो पता होना चाहिए। मान लो एक ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है, तो बच्चा इसको नहीं हिला पा रहा है डब्बे को, तुम्हें भेजा, तुमने जस्ट मोशन स्टार्ट करवा दिया, मतलब तुमने एक ऐसा सेट ऑफ फोर्स या ऐसी वैल्यू तक फोर्स लगा दिया जहां पे मोशन स्टार्ट हो गया। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सो दैट मोशन कैन बिगिन? चलिए बताइए जल्दी से, मैं अब तक और क्वेश्चन देख रहा हूँ, जल्दी बताओ। आज हमको बहुत सारी बातें सीखनी है, टाइम पास मत करो, बताओ जल्दी। चलो देखो, ऐसे रैंडम जवाब नहीं दे सकते हम कि स्लाइटली मोर देन एफ स्टैटिक और ये, ऐसा नहीं, हमें कॉन्क्रीट फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है हमको? एक कॉन्क्रीट फॉर्मूला। तो हम तो सर कॉन्क्रीट फॉर्मूला जब भी बना सकते हैं जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। इधर क्या लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा एफ कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, और नीचे लग रहा होगा एफ साइन थीटा। इतनी सिचुएशन होगी हमारे साथ, ठीक है? क्या यही होगा फ्री बॉडी डायग्राम? नहीं सर, अभी एक और फोर्स भी तो लगाओ, फ्रिक्शन भूल गए आप। एफ स्टैटिक, फ्रिक्शन लग रहा होगा, बोलो, और मोशन हो नहीं रहा है, ठीक है? ऑन द वर्ज ऑफ, या अंग्रेजी समझते हो ना, लिख दू ना, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। अभी मोशन हुआ नहीं है, बस टेंडेंसी डेवलप करनी है हमको। तो कितना फोर्स लगाएं? सो द अप्लाइड फोर्स, अगर हम यहां से पहले लिखें तो एफ कॉस थीटा
मस्ट बी इक्वल टू एफ एस, या अंग्रेजी में कहें तो एफ एल, या कहें तो म्यू इंटू एन, यही होना चाहिए। बोलो भैया, जिसको सेक थीटा लिखना है ना, मतलब मैं फोड़ दूंगा तुमको, दिमाग मत खराब करना मेरा। एम जी सेक थीटा आएगा क्या? है पागल हो क्या? कुछ भी बातें करते हो। इन वाई डायरेक्शन है, भगवान से तो डरो। इन वाई डायरेक्शन n इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन है एफ साइन थीटा प्लस एम जी। सर आपको कैसे, देखो मैं सिखा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना, प्लीज समझो जो मैंने दिमाग लगाया, आप लोग भी इस दिमाग को लगाइए। मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाली इक्वेशन मैंने कैसे लिखी? मैंने ये सोचा कि अगर मोशन होना की चाहत होगी तो मुझे एक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, और वो जो फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग फोर्स। उतना तो मेरे को लगाना ही है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। हाँ, लिमिटिंग से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगा मोशन हो जाएगा, लेकिन लिमिटिंग तक तो होना ही चाहिए, तो मिनिमम इतना तो दूं मैं। तो वो मैं किसकी मदद से दे सकता हूं? जो मैं एफ कॉस थीटा लगा रहा हूं दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ एल। क्लियर हुई क्या बात? और आपने ही कल पढ़ाया था लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। बोलो ना यार। बाकी सब कुछ तो तुमको आता ही है सॉल्व करना, बाकी सब में तो एनएलएम में जो तुमने सीखा है, म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू एम जी, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, है ना? एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या ये है आंसर? बोलो। लिखो। अरे यार तुम लोग सोते रहते हो। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कुछ मत लिखो। क्या यार तुम लोग कैसे होते जा रहे हो? इधर देखो अब, फर्जी लोग हो गए हो तुम लोग, एकदम पढ़ते लिखते नहीं हो। मैंने गलती करी, तुमने भी कर दी। बोलना चाहिए ना ये। एफ साइन थीटा तो बेटा ऊपर आएगा, सॉरी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? इन वाई डायरेक्शन n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन f cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो f cos थीटा म्यू और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो f इज इक्वल्स टू
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, बोला था, ओके फाइन, कोई नहीं। अब क्लियर है, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, अब लिख लो। सो द मिनिमम पुशिंग फोर्स, मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना हो गया, म्यू एम जी। इसके नीचे 4 लाइन छोड़ देना, क्यों छोड़ देना ये अभी नहीं आएगा समझ में, बस छोड़ देना इसके नीचे 4 लाइन, और यहां लिख लेना मिनिमम पुलिंग फोर्स, आखिरी में लिखना है इज म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लेना लास्ट में। लिख लिए, आगे चलें। डन एवरीवन, लिखो लिखो। चलिए इतना हो गया। अब हमसे पूछ रहा है तो ये आईपैड के बहुत खराब काम है इसका। चलिए यहां तक हो गया हो तो हम आगे चलते हैं, है ना। मिनिमम पुशिंग फोर्स पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है बेटा, मिनिमम मिनिमम पुशिंग फोर्स रिक्वायर्ड। कैसी सिचुएशन है, मैं सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक एम मास की बॉडी है, इस पर एक पुशिंग फोर्स आ रहा है इधर से, ये पी फोर्स पुशिंग नेचर का लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, एट एन एंगल थीटा। आपसे पूछा जा रहा है, वापस से वही सिचुएशन है, आप ग्राउंड पर खड़े हो, एक डब्बा रखा हुआ है, आपसे अब कहा जा रहा है कि बेटा इसको पुश करके ले जाओ। क्या करके ले जाओ, उसको पुश करते हुए आगे बढ़ाना है, तो मिनिमम पुशिंग
मिनिमम पुशिंग फोर्स कितना होगा बताइए सभी लोग, मिनिमम पुशिंग फोर्स कितना होगा जरा बताइए। 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, आप लोग करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। पी नाम दिया है तो यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, पी कॉस थीटा। इधर ले लेते हैं अपन पी साइन थीटा, पी साइन थीटा एम जी नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि अपोजिट में लग रहा होगा ऐसा। वापस से वही सिचुएशन, पहले तो लिखते हैं हम इन वाई डायरेक्शन पी साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल्स टू एम। ठीक है, अरे अथर्व तुम यहाँ ध्यान दे लो यार, माथा खा रहे हो फालतू की। ठीक है, एंड ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, ये भी तो न्यूमेरिकली है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन अभी तक तो आप लोगों को आंसर निकाल देना था। एफ लिमिटिंग मस्ट बी इक्वल टू पी कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। तो पी कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू इनटू सॉरी पी साइन थीटा प्लस एम जी, that is mu p sin theta plus mu mg plus p cos theta। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा mu mg डिवाइडेड बाय cos theta minus mu sin theta, that is equals to p। So minimum pushing force required is mu mg cos theta minus p, is mu mg cos theta minus p। क्लियर है? इतना लिखने के बाद में आई ऑलरेडी गिवन माय आंसर व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, इतना होने पर इसके नीचे भी 4 लाइन छोड़ देंगे। इतना समझ में आ रहा है? साइन नीचे ही तो लिया बेटा, सही तो है, क्या दिक्कत है? उधर ले जाकर के अपॉन में कर दो, मैं लिख देता हूँ यार, नहीं तो कहोगे कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिए। पी कॉस थीटा माइनस म्यू पी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब ठीक है, पी कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलते क्लियर है?
चलो 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी 4 लाइन क्यों छोड़ रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। और आगे चलते हैं बिना टाइम गवाए, और बातें सीखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स या अभी हेडिंग मत डालो, अभी कुछ भी हेडिंग मत डालो, क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन तुम खुद ही समझ जाओ। अभी अपन एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया। शेप्स नहीं आते हैं क्या इसमें? चलो देखेंगे। ये एक ब्लॉक है, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने एक फोर्स लगाया F। मान लीजिए इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन। सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लग रहा है, पहले बना लेते हैं सारे फोर्सेस। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, और इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। F इक्वल टू म्यू के बराबर। बोलो बच्चों यही सिचुएशन है इसकी। हाँ सुहानी बेटा बिल्कुल। अब इससे आगे पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है देखो। मुझे एक बात बताइए, कांटेक्ट फोर्स इनमें से कौन से है? ये जो तुम्हारे सामने फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसमें कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। याद करो मैंने एक झंडा बनवाया था जब मैं एनएलएम पढ़ा रहा था, उसमें मैंने करा था कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, पुरानी कॉपी याद करो। तो एक तरफ हमने लिखा था कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक ये। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ फ्रिक्शन, तो टोटल नॉर्मल इन केस ऑफ फ्रिक्शन में अगर बात करूं कांटेक्ट फोर्स की, तो टोटल कांटेक्ट फोर्स कितने लग रहे हैं सर? दो कांटेक्ट फोर्स है, एक ये और एक ये है म्यू एन और ये है एन। बोलो। बहुत अच्छा होगा म्यू एन की जगह आप एफ ही लिख लो, या भी म्यू एन भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना होगा सर? हम आपने ना हमको पढ़ाया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो इस डायरेक्शन में आता है। ये डायरेक्शन आपने कैसे निकाल लिया डॉटेड लाइन का? ये जो डायरेक्शन है ये आपने कैसे निकाल लिया सर? ये जो डायरेक्शन है ये आपने कैसे निकाला? इट इज बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके अनुसार डायगोनल्स विल बी द रिजल्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? n का स्क्वायर प्लस ये म्यू एन ही हमारा फ्रिक्शन है, f, f का स्क्वायर, इसी को बोल सकते हैं n का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट। बोलो। तो जो हमारा रिएक्शन है बच्चों, जो हमारा रिएक्शन है वो किधर है? ऐसा है हमारा रिएक्शन फोर्स। बोलो।
ये एंगल कितना है, थीटा। यहां तक सब समझ में आ रहा होगा। अरे एफ और एन ही तो बेटा कांटेक्ट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ही तो कांटेक्ट फोर्स है। इसको अपन आर नाम दे देते हैं। क्या जो मैंने लिखा है और जो डायग्राम बना है वो हर किसी को क्लियर है? तो आज के बाद में अगर मैं इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, n की वैल्यू को mg के बराबर रख दूं, हालांकि ये याद नहीं कराता हूं मैं, बट फिर भी अभी क्लास में लिखा रहा हूं। तो ये क्या होगा, mg का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर mg का होल स्क्वायर। बोलो यही होगा। mg तो बाहर आ जाएगा सर रूट में से, और अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्या इतना क्लियर है जो मैंने लिखा है? हर्ष क्लियर है? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट, टेन थीटा क्या होगा। देखो मैंने चालाकी करी है, तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैंने थीटा बनाया है नॉर्मल रिएक्शन से। कहां से बनाया है थीटा? नॉर्मल रिएक्शन या वर्टिकल से बनाया है। टेन थीटा क्या होगा, इस डायग्राम में आओ सभी लोग। तो चालाक तो आप हो ही, अब क्या करें, फंस गए हम आपके चक्कर में। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अब हो जाएगा म्यू एन, देखो ध्यान से, और बेस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। क्लियर हुई बात? ऑन सॉल्विंग tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। आपने म्यू एस कैसे लिख दिया सर, म्यू एस थोड़ी होगा। अरे भैया एफ लिमिटिंग में म्यू एस इंटू एन ही होता है, याद करो कहानी। क्लियर है ये बात? तो इससे क्या मैजिक हो गया, इससे मैजिक ये हो गया कि ये जो थीटा निकल कर आया ना, इस थीटा को क्या कहते हैं, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एंगल, और डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल, ध्यान से सुनना मैं लिख रहा हूं देखते जाना, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ resultant of contact force drawn from normal reaction। क्लियर हुई क्या बात? अभी रुक जाओ अश्विन, इतनी बात क्लियर हुई हर किसी को? जो स्क्रीन पे लिखा है वो सब कुछ क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो तो 10 बार पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1 2 3, ये 0, और ये 4, ये 5, और दिस इज माइनस, मतलब सबसे पहले ये लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है? अब बताओ इनमें -1 0 1 2 3 4 5 में कहीं डाउट हो तो बताओ, जिस किसी को डाउट हो नंबर डाल दो। mg कांटेक्ट फोर्स है क्या अथर्व शर्मा? नहीं है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन कैसे हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन हुआ है, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये डिफाइन हुआ है। Hence coefficient of static friction
म्यू है। अब इसका फायदा क्या होता है, मैं इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी सिखाऊंगा। ऐसे लिख लेना, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, है ना, ये लास्ट में लिख लेना 6। चलो, 2 में क्या दिक्कत है, इन केस ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, तो क्या लिखूंगा, इन केस ऑफ फ्रिक्शन दो नॉर्मल, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जिस बच्चे ने मेरे से 2 पूछा है, ऋषिता, बाकी लोग लिखना स्टार्ट करो, मैं सिर्फ अब डाउट बताऊंगा। ठीक है, जिसका डाउट है वो सुनेगा, बाकी लोग लिखें, टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने का बाद में। 2 जो है, तो इन केस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन होगा तो कितने होंगे तुम्हारे पास में कांटेक्ट फोर्स, एक तो ये होगा और एक ये होगा। अब फ्रिक्शन नहीं होता तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही होता। ठीक है अश्विन। अरे डिराइव कैसे हुआ, क्या हुआ, mg कॉमन ले लिया, मैथ्स थोड़ी सिखाऊंगा। हाँ, कैसी बात करते हो बेटा। चलो इधर देखो, mg कॉमन ले लो रूट में से, mg कॉमन ले लोगे तो बाहर आकर के mg स्क्वायर का mg हो जाएगा, और अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब नरपाल, अभी अपन यही की बात करते हैं, पुरानी बात नहीं करते हैं, पुरानी स्लाइड दिखा दो, ये कर दो, है ना, बहुत बच्चों को लिखना रहता है। तो फिलहाल में यही की बात, अभी सब कुछ क्लियर है। ऋषिता तुम लगाओ जरा 2ab cos थीटा, मतलब मैं समझा नहीं, कैसे लगाओगी। थीटा तो रिजल्टेंट एंगल है, और 2ab cos थीटा लगाओगी तो 2ab cos थीटा लगता है बच्चे, अरे यार तुम लोग कंफ्यूज बहुत हो। चलो इधर देखो, 2ab cos थीटा ऋषिता लगाओगी तो वो लगेगा ये पिंक वाली लाइन में। तो ये पिंक वाला एंगल कितना है बच्चे, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल है तो वो 0 हो जाएगा cos 90। तो तेरा आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली वही तो लिखा है। ठीक है, हेडिंग इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओनली। अश्विन तुम इत्मीनान से ना अपना डाउट लिख के भेजो मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा। मुझे, मैंने जितना मतलब कांटेक्ट फोर्स के बारे में था वो बता दिया कि कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन होते हैं, तो मैंने कांटेक्ट फोर्स का ही रिजल्टेंट बनाया। अब कंफ्यूजन की क्या बात है, यहाँ पर ये 2 फोर्स हैं, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन, तो ये इनका रिजल्टेंट आ गया आर। अब आपको कैसे पता था कि ये इधर आएगा, तो इसके लिए बेटा अपन ने वेक्टर में पढ़ा है। फिर आपको कैसे पता था ये अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी पढ़ा है। अब और क्या बताऊं मैं इसमें, कांटेक्ट फोर्स की तुम्हें बातें याद नहीं है तो क्लास कॉपी पढ़ो एक बार, मतलब अभी अपन कांटेक्ट फोर्स थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं, पूरा कांटेक्ट फोर्स, है ना। ओके, यहां से आ गया। ठीक है, अब सभी को लिख लिया है तो आगे चलें। सब कुछ सही है। प्रिया कैसे हो सकता है बेटा ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपके एंड से इशू है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड पे आओ, 4 लाइन छोड़ी थी ना, अब आओ इधर, चले आगे चले। अरे यार तुम लोग जल्दी लिखा करो।
चलिए अब प्रीवियस स्लाइड में आ जाइए थोड़ा सा। अब अपन कनेक्ट करेंगे। आओ सर, मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड म्यू mg अपॉन में cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। दिस इज द मिनिमम पुलिंग फोर्स। दिस इज द मिनिमम पुलिंग फोर्स, है ना। तुम लोग जवाब नहीं देते हो यार, नाराज हो क्या? नाराज हो तो हो यार, पढ़ाना तो पड़ेगा और डांटना तो पड़ेगा। नहीं डांटेंगे तो कैसे करना है ना। तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हें बस प्यार करता रहूं, बातें करता रहूं और फिजिक्स सिखा दूं, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए इधर आओ। क्या यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने एफ लिमिटिंग की पंचायत की? देखो हमने इक्वेट किया है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू इनटू एन से, एंड दैट म्यू इज नथिंग, इट इज म्यू एस ओनली। अरे यार प्राण उड़ गए सर हमारे, तो क्या बोल रहे हो है? अरे हाँ ना बोलो यार, दैट इज नथिंग, इट इज म्यू एस ओनली। ओह वाह, बड़ा मजा आया सुन के। अगर मजा आया सुन के तो म्यू एस की वैल्यू तुम अब क्या रख सकते हो? बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा रख सकते हो। तो रखो ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अरे यार यहाँ जगह नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मिनिमाइज होता है ये। चलो तो म्यू एम जी कॉस थीटा तुम लोगों को सबको दिख रहा है ना। म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू को मैं लिख रहा हूं टेन थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं म्यू। ओ कितना बड़ा कॉन्सेप्ट। तो एम जी की जगह पर लिखा हमने, थोड़ा पॉइंट एम जी की जगह पर हमने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू की जगह पे लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या मैंने एकदम सही लिखा है और तुमने एकदम सही पढ़ा है? बोलो यार, सही लिख रहा हूं ना? इसको सॉल्व करो ना जरा तुम लोग, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस, हाँ सही है। अच्छा एक काम करो, इसको मत करो सॉल्व, इससे कुछ अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। चलो कर लो, अब लिख रहे हो क्या आ रहा है बताओ। सर ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा एम जी साइन थीटा।
है ना। कुछ तो गलत हो रहा है। दो मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ चलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, गलती होगी ना। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा सा ना अपन ने यहाँ तक सब सही करा है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट, 2 मिनट सबसे होती है, मुझसे भी होगी, कोई पाप नहीं हुआ। इधर देखो, 2 मिनट इधर आइए सब लोग। ये जो थीटा है ये कौन है? ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कौन है ये भाई साहब? और ये जो थीटा है ये कौन है? सेम नहीं है ना? हो गई गलती समझ में? हमने कहा गलती करी है, दोनों सेम नहीं है। हमने यहाँ भी थीटा रख दिया, वहां भी थीटा रख दिया, इसलिए आंसर एम जी साइन थीटा आ गया। बाकी एम जी साइन थीटा इज नॉट दी आंसर। समझ में आई? पहले अपनी गलती समझ में आई अपन क्या कर रहे हैं, तो मैं जो करेक्शन करूं अगर आप लोग कहें तो। क्लियर है हर्ष? आगे चलूं? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा इक्वल टू म्यू, अपन इसको नाम देते हैं थीटा वन। अब तुम्हें समझ में आता है, मैं थीटा वन बोलूं, बीटा बोलूं, कुछ भी बोलूं, तुम्हारे प्राण नहीं उड़ते। थीटा वन ले लेंगे तो अपने जीवन में घुला हुआ जहर थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ नहीं, मीर देखो, मीर पूछ रहा है मिस्टेक क्या थी, रामायण खत्म हो गई तो अभी पूछ रहे हैं अभी रावण जी का अंत। खैर, बहुत बढ़िया मिहिर बेटा। तो अपन यहाँ लिखते हैं साइन थीटा वन बाय कॉस थीटा वन इंटू एम जी होल कॉस थीटा प्लस, देखना मैं कहीं गलती ना करूं, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा। सही लिखा है मैंने? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू cos थीटा वन प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा वन। हाँ या ना बोलिए। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों थीटा अलग है, एक थीटा है एक थीटा वन है। थीटा वन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ ना बोलो सभी लोग। आइडेंटिटी होती है क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बेटा कॉस थीटा वन तो कट जाएगा ना, बॉटम वाला ये और ये तो कट जाएंगे ना। तो यहां से मैं आइडेंटिटी लिख दूं क्या? एम जी साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन। दिस इज द मिनिमम फोर्स इन पुलिंग। हाँ या ना? प्राण उड़ गए सर। Is it clear to everyone present in the class? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तो
पढ़े लिखे को फारसी क्या, चालू हो जाओ, छापो जितना भी है ये पूरा, उसी के नीचे जो 4 लाइन छोड़ी थी वहां लिखना। और सबसे पहले ये बात लिखना कि टेन थीटा कौन है, टेन थीटा वन में थीटा वन कौन है, नहीं तो जीवन भर परेशान होते रहोगे कि थीटा वन कहां से ले आए सर। नोट करके उस 4-5 लाइन जो छोड़ी है वहां लिखो इस बात। लास्ट स्टेप बेटा मैथ्स है, अब क्या कर सकता हूं उसमें मैं, क्या दिक्कत आ गई, देख cos थीटा वन और ये cos थीटा वन तो कट जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, इतना आया तेरे को समझ में। और ये आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी को cos ऑफ a माइनस बी लिखते हैं, तो मैंने वो लिख दिया a माइनस बी, ठीक है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिनिमम फोर्स। अब याद क्या करना है, देखो याद कैसे करते हैं ये देखो सभी लोग, थोड़ा सा ना मेरे को पढ़ाने दो, इधर देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला फॉर्मूला, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में लिखा होना चाहिए कि जब कभी भी हमको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी चीज को पुल करना होगा तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे, mg sin थीटा वन cos थीटा माइनस थीटा वन, जिसमें लिखना इसके नीचे थीटा वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक ये फॉर्मूला कॉपी में लिखा होना चाहिए और एक ये वाला, ये जो मैं कर रहा हूं, ये दो क्यों लिखे होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ म्यू है फॉर्मूला, किसकी टर्म्स में है, म्यू की टर्म्स में। कभी अगर क्वेश्चन में म्यू दे दिया तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो ये लगाएंगे। तो 3 चीजें आपकी शॉर्ट नोट्स में लिखी होना चाहिए, 1, 2 और 3, समझे सभी लोग। डेरिवेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन है डेरिवेशन में, सिर्फ एनएलएम लग रहा है, कुछ भी नया नहीं लग रहा है, एनएलएम जिसको लगाना आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इतना हो गया क्या, आगे चले, थोड़ा सा जल्दी लिखो यार। मेरे को अच्छे क्वेश्चन भी कराने हैं फ्रिक्शन के, तुम लोग थोड़ा सा स्पीड बना के चलो। चलो नेक्स्ट, सेम सिचुएशन नेक्स्ट वाले के लिए भी सोचो। सर अगर हम नेक्स्ट वाले के लिए सोचें तो अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है हमको, क्या रिक्वायर्ड है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है 10 theta 1 equals to mu, where theta 1 is the angle of friction, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, mg sin थीटा वन अपॉन में cos थीटा वन होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा वन अपॉन में cos थीटा वन sin थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mg sin थीटा वन cos थीटा वन sin थीटा वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा वन होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, थीटा प्लस थीटा वन, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए अलॉन्ग विद द डायग्राम, डायग्राम के साथ, ये वाले डायग्राम के साथ ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। क्लियर है सभी को।
क्या क्या याद होना चाहिए आपको? अगर आप याद कर रहे हैं फॉर्मूले, एकदम रट्टे पे लग गए हैं, तो 1, 2 और 3। और जहां पे ये बोलना है कि θ1 इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया सभी को? क्लियर है इतना? जल्दी लिखो, और आगे चलना है अभी तो। अच्छा, आप लोगों को सूडो फोर्स क्लियर है सभी को? हाँ, ये भी लिखना है। मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ? क्या पागल जैसी बात करते हो यार? नोट करिए और लिखिए। वो जो 4 लाइन छोड़ी थी। चलिए आगे चले क्या? यार अभिलाषा, अभी ना इतने नाटक नहीं करूंगा मैं। तुम फटाफट एक बार में पूरा लिख लो, है ना बेटा? क्योंकि डिमांड कभी एंड नहीं होती है। 1 मिनट 2 मिनट ये चलता ही रहता है। स्क्रीन मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये सब चलता रहता है। तो आप एक बार में पूरा लिख लो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ऐसा है। चलिए, हो गया। एक देखो, एक चीज देखो, सब लोग स्क्रीन पर आओ जरा। स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ ना तुम लोगों को, है ना? एक चीज देखते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है हमारे पास, कुछ तो होगा। आइए, ये एक सरफेस दिख रहा है, देखो कुछ भी नहीं है ना? ये माचिस दिख रही है ना सबको? माचिस की डिब्बी, ये दूसरी लो, विजिबल है? हो नहीं हो तो बोलो, मैं कुछ और लूं फिर। होगी यार मेरे ख्याल तक। अब देखो क्या हो रहा है। ये जब ऐसा हुआ ना तो गिरा, देखो। नहीं तो ये यहां तक नहीं गिर रहा था, इस एंगल तक तो नहीं गिर रहा था ये। अचानक से थोड़ा नीचे हुआ और मोशन स्टार्ट हो गया। आई क्या बात समझ? अब इसी को अपने को पढ़ना है। फिर नाम क्या है इसका, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये सब सीख लेंगे अपन। पर इसी सिचुएशन को अपने को पढ़ना है, ठीक है बच्चों? मैंने अभी कुछ नहीं बोला कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, थीटा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, कुछ नहीं बोला मैंने बस तुम्हें सिचुएशन दिखाई। समझ गए ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो मैं आगे। ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है अल्फा। इस पर एक डब्बा रख देते हैं। क्या रख रहे हैं हम? इस पर एक डब्बा रख रहे हैं और एक एफ फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। एक एफ फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। अब मैं यहीं पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सर अगर हम ध्यान से देखें, एम जी लग रहा है, एम जी लग रहा है ऐसा नीचे,
तो ये वाला जो फोर्स होगा mg साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, mg cos अल्फा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इधर और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। यही सिचुएशन होगी पूरी। बोलो ना यार। चलिए इतना ड्रॉ कीजिए कॉपी में जरा सब लोग। अभी अच्छा चलो हेडिंग भी लिखना पड़ेगी ना, फिर रुक जाओ चलो। अच्छा हम अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अभी मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, ठीक है, तुम लोग इधर ही ध्यान देना सब लोग। ये सीखने का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान दो। परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, रटते बैठोगे। मैं एक बार और फिर से बना देता हूँ डायग्राम में। ये लग रहा है mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हो तो बोलो हर्ष। ठीक है, अब मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ ना, तो कहोगे कि ये लग रहा है mg sin अल्फा, mg cos अल्फा, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। इस सिचुएशन को फिर से देखो, क्या मोशन हो रहा है? इंक्लाइन प्लेन है, मोशन हो रहा है क्या? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? क्या माचिस की डिब्बी का अपना खुद का कुछ मास होगा? क्या माचिस की डिब्बी का mg साइन अल्फा लग रहा होगा? सर अगर माचिस की डिब्बी का mg साइन अल्फा लग रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, माचिस की डिब्बी का mg साइन अल्फा लग रहा है तो भी मोशन नहीं हो रहा है, जबकि अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये जो अलोंग दी लेंथ है, ये वाले डायरेक्शन में देयर इज अ, इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ नेट फोर्स mg साइन अल्फा। तो सर बताएं, सरफेस पे ना फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन ना इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन का ही काम होगा जो कि इसको रोक के रखा हुआ होगा। सो इन केस when no motion is observed of block observed, हम क्या कह सकते हैं? mg sin अल्फा इक्वल्स टू फ्रिक्शन। और ये कब तक नहीं होने देगा? सर एक L लगा दो इसके नीचे, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच नहीं हो जाएगा ना, जब तक मोशन नहीं होने वाला। अरे हाँ ना बोल दो यार, तुम लोगों से कराना है क्वेश्चन, मैंने नहीं करना है, बोलो। और सर म्यू एन बराबर एफ एल होता है सर। सर म्यू एन को लिख सकते हैं एम जी कॉस अल्फा बराबर एफ एल, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। जरा डिवाइड करो ना, एम जी साइन अल्फा म्यू एम जी कॉस अल्फा, एम जी से एम जी कट गया, टेन अल्फा इक्वल्स टू म्यू।
आ रहा है क्या? ये अल्फा क्या है यहाँ पे? ये अल्फा क्या है यहाँ पे? ये अल्फा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन एंगल। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हो कि जब एफ लिमिटिंग लिखते हैं तो यहाँ पे म्यू एस लिखते हैं, और अभी तुमने पढ़ा टेन अल्फा म्यू एस को टेन थीटा भी लिखा जा सकता है, जहां पे कि थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छा, यहां तक समझ में आया क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जब तक अल्फा बराबर थीटा है ना, जब तक मोशन होने वाला नहीं है। हाँ, अल्फा जैसे ही अल्फा ज्यादा हो गया थीटा से, मोशन हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। जैसे ही अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा हो गई मोशन हो जाएगा। अरे हाँ या ना? सो दिस स्पेशल एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल, इट इज द एंगल अप टू विच, एंगल ऑफ रिपोज, it is the angle up to which, it is the angle, एक सेकेंड, it is the angle of the inclined plane, it is the angle, मेरे को लिखने दो पहले पूरा, it is the angle of the inclined plane with horizontal at which motion, मोशन नहीं बोलते, स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, स्लाइडिंग स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक बिगिन। इससे पहले कभी भी स्लाइडिंग होने वाली नहीं है। बोलो। एंगल ऑफ रिपोज, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? एंगल ऑफ रिपोज। हेडिंग क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इट इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, जहां पर के स्लाइडिंग होने वाली है। तो अब देखो पहले क्या है, इधर देखो सब लोग, वापस स्क्रीन पे आओ मेरे साथ। अभी क्या है, ये ऐसा रखा हुआ है, जीरो एंगल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। ये देखो यहां आकर मोशन स्टार्ट हुआ, यहां आकर मोशन स्टार्ट हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो, मान लो ये 15 डिग्री था, कितना था ये? 15 डिग्री था। तो ये जो 15 डिग्री है इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हुई क्या बात? पढ़ने का फायदा क्या? तो पढ़ने का फायदा ऐसा कि मैं तुम्हारे घर से एक चुपचाप से डब्बा लेकर के आ गया और मैंने मेरे घर पे एक टेबल पे रख दिया। ठीक है, मैंने मेरे घर पे एक टेबल पे रख दिया, तो मैंने कहा मन ला यार ये तो रखा हुआ है टेबल पे, तो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना होगा? मेरा पूरा घर परेशान है, कैसे करे क्या करे? तो मैंने कहा एक काम करो ना, ये टेबल को उठाते जाओ। पहले टेबल को हॉरिजॉन्टल रखो और धीरे धीरे टेबल को ऐसे ऐसे करके ऊपर उठाते जाओ। एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल आएगा जहां पे स्लाइडिंग बिगिन हो जाएगी। हाइट पता कर लेना, ये पता होगा तो यहाँ से साइन थीटा या टेन थीटा बराबर लगा करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। जैसे ही अल्फा मिल जाए, अल्फा बराबर थीटा होता है पता है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर म्यू कर देना। तो तुमको बिना कुछ मेहनत के मैथ्स की मदद से म्यू पता लग गया ना दो सरफेस के बीच का? बोलो। दो सरफेस के बीच का स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता लग गया ना? घर बैठे बैठे जीवन के मजे ले लिए तुमने। इज इट क्लियर? तो शर्माना कैसा छापो।
सब पे क्वेश्चन करेंगे, है ना, बट एक आदमी एक ही हाथ से, दो हाथ से, एक मुंह से एक ही बार बता सकता है, दो चीजें तो नहीं बता सकता है ना। तो पहले थ्योरी बताएगा फिर न्यूमेरिकल। सर मजा आ गया, क्या लिखा है? मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, यही लिखा है ना हर्ष? समझ आ गया। ओ, काफी गहरा। तुम ही अकेले थोड़ी हो, और भी बच्चे हैं। सर एकदम जीवन पे से विश्वास उठ गया है सर अब तो, कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। हे भगवान, कुछ तो साथ दो हमारा। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं अदिति, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं मैं ऐसा। ये स्क्रीन ज्यादा अच्छी है, क्लियर है, सब कुछ दिखता है, इस पे विजिबल रहता है, एकदम प्रॉपर है। आईपैड की स्क्रीन ना छोटी है थोड़ी, मुझे पढ़ाने में मेरा हाथ, ये थोड़ा सा, बस मुझे इस पेन की आदत हो जाए, एक दो दिन में हो जाएगी। अभी तो बहुत, कल से तो काफी इम्प्रूवमेंट है, कल के लेक्चर से तो आज की क्लास में काफी सही चल रहा है, एक दो दिन में हो जाएगा सबसे। कलर तो चेंज कर लेंगे यार अपन, बैकग्राउंड का कैसी बात कर रहे हो? मुझे ये अच्छा लगा था बैकग्राउंड, थोड़ा सा और डार्क कर लो ये लो, अब आंखों में दिक्कत नहीं आएगी। इस पे ब्लैक और व्हाइट दोनों पेन चल सकते हैं ना एट अ टाइम, तुम कहो तो ये ले लेते हैं। अरे नहीं, दिस इज गुड, अप्लाई टू ऑल। शान कह रहा है एक टाइम पे फिजिक्स में ईवीएस पढ़ा देते थे हमें, अब असली फिजिक्स आया है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग में भी 2 मिनट में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय।